हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग अर्थ प्रकार एवं कार्य। बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1171 में इटली में उस समय हुआ जब बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंकिंग की परिभाषा को अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है। साधारण बोलचाल की भाषा में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता के धन जमा करने पर प्राप्त करता है तथा ऋण के रूप में अर्थात जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। द्रव्य या मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्था को ही बैंक कहते हैं। साधारण से हम जानते हैं कि जब हम कहीं पे बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो उस संस्था को बैंक की संज्ञा दी जाती है। परंतु यदि हम बैंकिंग में इसका अर्थ लगे तो इसको अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है। प्रोफेसर किनले के अनुसार क्या है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देती है जिन्हें ज़रूरत है तथा जो लोगों का फालतू धन अपने पास जमा कर सकती है। बैंक को हम साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। आधुनिक युग में बैंकिंग क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आ गया है कि एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बैंक की पृथक पृथक परिभाषाएं दी है जिनका मोटे तौर पर हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बैंक की अवधारणाएं एक परिभाषा। सामान्य परिभाषाएं जो दी हैं डॉक्टर H.L. हार्टले, किनले, गिलबर्ट और क्राउथर ने दी हैं। कार्यानुसार परिभाषाएं जॉन पिजेंट, वेबस्टर कोस की परिभाषा है और वैधानिक परिभाषाएं सन 1936 के भारतीय कंपनी विधान एवं बैंकिंग कंपनी विधान में दी गई हैं। जब हम बैंक के कार्यों की बात करते हैं तो अलग अलग कार्य हैं जिन्हें हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में हमारा सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं जमा स्वीकार करना। किसी भी बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वहाँ पर जमा स्वीकार करना होता है। वह जमा अलग अलग टाइप से स्वीकार कर सकता है, जैसे कि चालू निक्षेप के रूप में। चालू निक्षेप मतलब क्या होता है कि जो भी आपका चालू खाता वह खाता होता है जिसमें क्या होता है, कोई व्यापारी अपना खाता खोलता है और वह क्या होता है, दिन प्रतिदिन के लेन देन करता है। ठीक है, क्योंकि इस खाते में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकाले जाने की सुविधा होती है, इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतंत्रता नहीं होती। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर या तो ब्याज बिल्कुल नहीं देता या ब्याज देता है तो बहुत ही कम दर से ब्याज दिया जाता है। फिर सेकंड आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को हम स्थायी खाता या मुद्दती स्थायी निक्षेप भी कहते हैं। स्थायी खाता वह खाता होता है जिसमें कोई बैंक 5 साल के लिए कम से कम अपने रुपये को जमा करता है तथा इस पर ब्याज की दर क्या होती है, चालू खाते और सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा होती है। स्थायी निक्षेप वह निक्षेप है कि जिसे एक निश्चित अवधि में जो 3 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है के लिए बैंक लेता है। इस जमा से संबंधित खाते को स्थायी या मुद्दती खाता भी कहा जाता है। इन खातों को खोलने के बाद बैंक ग्राहक को एक मुद्दती जमा राशि देता है और अवधि बीतने के बाद जब बैंक रुपया वापस करता है तो यह रसीद वापस ले लेता है। इसमें उसे जिसे हम एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक लॉन्ग टाइम के लिए पैसा जमा होता है और इस पैसे के ऊपर ब्याज जो मिलता है हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, यह प्राय मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के द्वारा खोला जाता है जिसमें वह अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को भविष्य के लिए जमा करते हैं। इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे जमाकर्ता इस खाते में एक निश्चित रकम सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही निकाल सकता है। यह वह खाता होता है जिसमें क्या होता है कि जो जमाकर्ता होता है वह अपने खाते में जो निश्चित रकम है वह 1 या 2 बार ही निकाल सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं निकाल सकता। एक होता है होम सेविंग अकाउंट। इस खाते के अनुसार बैंक जमा करने वालों के घर पर गुल्लक रख देता है। इन गुल्लकों में वह अपनी सुविधा अनुसार घर का स्वामी या जो उसे खर्च करने के बाद जो उसके पास पैसे बच जाते हैं, जितने भी बच सकते हैं वो 10, 5, 15, वह उन्हें इस खाते में डाल देता है तथा जब यह गुल्लक भर जाती है तो इसके गुल्लक को फोड़कर वो क्या करता है, अपना पैसे बैंक में जमा कर देता है। फिर आता है ऋण प्रदान करना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है ऋण प्रदान करना। वास्तव में जमा लेना या ऋण देना ये 2 स्तंभ हैं जिन पर आजकल के बैंकों का ढांचा खड़ा रहता है। ऋण प्राय उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं और इन पर वसूली की जाने वाली ब्याज की दर उससे अधिक होती है जो कि बैंक जमा करने वाले व्यक्तियों को देता है। इन दोनों ब्याज की दरों का अंतर ही बैंक का लाभ होता है। बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तरीकों से ऋण देता है। क्रेडिट साख, कैश क्रेडिट के रूप में। इसके अंतर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकाल सकता है और इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर ही ब्याज देता है।
अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट बैंक में चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक में एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। निकाली गई रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह जो ओवरड्राफ्ट की रकम होती ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है सामान्यतः व्यापारी को प्रदान की जाती है, क्योंकि व्यापारी क्या होते हैं, बैंक के साथ डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस कारण वह उन्हें बैंक पर ट्रस्ट हो जाता है और बैंक उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वह फैसिलिटी होती है जिसमें यदि किसी के खाते में 10,000 रुपये हैं तो वह उससे दुगनी रकम भी निकाल सकता है। पर जो ये अधिविकर्ष की सुविधा जिस खाते पर दी जाती है उस पर बैंक ब्याज बहुत कम देता है या बिल्कुल देता ही नहीं है। अधिविकर्ष या नगद साख में अंतर क्या होता है? अधिविकर्ष और नगद साख में मुख्य निम्न प्रकार हैं। पहला मौखिक अंतर है कि अधिविकर्ष केवल चालू खाता रखने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, जबकि नगद साख किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। नगद साख पूरी जमानत के पश्चात ही दी जाती है, जबकि अधिविकर्ष प्राय व्यक्तिगत जमानत पर दी जाता है, क्योंकि चालू खाता रखने वाला व्यक्ति इस संशय बैंक के पुराने ग्राहक होते हैं। लोन्स एंड एडवांस। ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणी के खाते में ऋण की रकम इकट्ठा जमा कर देता है। ऋणी को उसे कभी भी निकाल सकता है। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ही ब्याज लगाना आरंभ हो जाता है। जब ये ऋण दिए जाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही इन पे क्या होता है, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का केवल एक भाग ही निकाले। यदि उसके खाते में उसने लोन जमा कर दिया और उसमें से वह कुछ भाग निकालता है और कुछ भाग उसमें जमा कर देता है, तो जितना भाग उसने निकाला ऐसा नहीं है कि उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि उसके खाते में जितना सारा जमा है उस सब पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड है आपका फिर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है। बहुत से बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका माना जाता है। विनिमय पत्रों की कटौती करना। बैंकों द्वारा पेशगी धन देने का यह भी तरीका है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले उन विनिमय पत्रों के आधार पर रुपया उधार देता है। भुगतान के बाकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है। बैंक व्यापारिक बिलों की कटौती भी करता है। बैंक इनसे ब्याज दर पर भी ब्याज देता है और विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने पर उनकी जानकारी वसूल करता है। साख निर्माण, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। आजकल बैंकों का एक मुख्य कार्य साख निर्माण होता है। बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। बैंक क्या करते हैं, औरों से उधार लेते हैं, जिसके कारण उनकी साख बढ़ जाती है और वे इसके ऊपर फिर उधार देकर रुपये इकट्ठा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।